अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपकी सादिया मैम और स्वागत करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखो, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, यानी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन देती है फिनॉल, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखो, टॉपिक की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया से पहले, रासायनिक गुण से पहले मैं इससे कुछ भौतिक गुण आपको बता देती हूँ। तो जो हमारे फिनॉल के भौतिक गुण की बात करें, भौतिक गुण यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, बाहर से देखने पर वो कैसा है या फिर किन किन चीजों में इसका उपयोग होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मली जो आपका फिनॉल है, इसकी संरचना ठोस क्रिस्टलीय होती है। ठीक है, यानी एक क्रिस्टल की भांति ठोस होती है इसकी संरचना। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फिनॉल है इसका उपयोग एंटीसेप्टिक दवाइयां बनाने में यूज की जाती है, और साथ ही साथ जो कीटाणुनाशक होती है, जो कीटाणुनाशक दवाइयां बनाई जाती है खेती के लिए, वहां पर भी फिनॉल का यूज होता है। तो ये बेसिकली मैंने जस्ट आपको यूज बता दिए। गुड मॉर्निंग सभी को। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे फिनॉल के रासायनिक गुण हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला गुण जो है वो है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। क्या है? फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। देखो, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हमने देखा कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है, क्यों होता है, पहले तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ। क्या है? फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति। देखो, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की अगर हम बात करें, तो फिनॉल का जो फिनॉल प्रकृति में अम्लीय है, ऐसा क्यों है? ठीक है, देखो मैंने आपको जब अल्कोहल के बारे में बताया था, वैसे तो आपको पता है अल्कोहल में और फिनॉल में बस थोड़ा ही अंतर है। अल्कोहल के अंदर क्या होता है कि जो हमारा OH ग्रुप है वो एल्किल के साथ जुड़ा होता है, यानी कार्बन की लंबी श्रृंखला के साथ जुड़ा होता है। और जब हम फिनॉल की बात करते हैं, तो जो हमारा OH ग्रुप है वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, बस इतना ही अंतर है। तो बात आती है कि भाई अल्कोहल में भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा अल्कोहल ग्रुप होता है, जब हम बात कर रहे थे एल्किल के बारे में, यानी जब हम इस तरीके से संरचना पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि जो बंध है वो यहाँ और यहाँ टूटता है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बंध टूटता है, जिसके कारण हाइड्रोजन आयन आराम से बाहर निकलते हैं, और हाइड्रोजन आयन आराम से बाहर निकल पाते हैं, इस कारण से इसकी अम्लीय प्रकृति को बताता है। ठीक है, अगर आपने पहले वाली क्लास अटेम्प्ट की है तो आपको ये भी मैंने बताया था कि आर्रेनियस समीकरण जो होता है, आर्रेनियस जो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमल शार्पे थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था वे यौगिक जो हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, आप बस इतना याद रखो, वे यौगिक जो हाइड्रोजन आयन देते हैं किसी भी जलीय विलयन में, तो वो हमारे अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो ये अम्ल है। सेम ऐसे ही अगर हम बात करते हैं फिनॉल की, फिनॉल का फॉर्मूला आई थिंक अब तक तो सभी को याद हो जाना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग ना कमेंट करो, कमेंट करके आप लोग भी फॉर्मूला लिखो ताकि आपको भी ज्यादा याद हो सके। ठीक है, तो ये हमारे पास बेंजीन है। जब बेंजीन पर हम OH लिखते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है फिनॉल का। अब मैंने कहा कि फिनॉल अम्ल है, अम्ल है, इट मींस इनके बीच में जो बंध है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है वो टूट रहा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बंध टूट रहा है, इट मींस ये किस प्रकृति का हुआ? अम्लीय प्रकृति का हुआ। अगर यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो आपकी संरचना कैसी बन जाएगी? ध्यान देना, आपकी संरचना इस तरीके से बन जाएगी, बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे आ जाता है माइनस चार्ज, और आपका H+ के रूप में बाहर निकल जाता है, इसे बोला जाता है फिनॉक्साइड आयन। दोबारा सुना, ये फेनिल है, ये ऑक्साइड है, दोनों मिलके बन गया फिनॉक्साइड आयन। क्या बन गया? फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन बन गया है आपके पास। ठीक है, अब ये जो आपका फिनॉक्साइड आयन है ना, इसने हाइड्रोजन आयन त्याग दिया, फिनॉल ने हाइड्रोजन आयन त्याग दिया, इट मींस ये अम्ल हुआ, और अम्ल है, इसने हाइड्रोजन आयन त्यागने के बाद क्या बनाया? फिनॉक्साइड आयन बनाया। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है ना, ये इस RO के मुकाबले, देखो यहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बंध टूट रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो क्या बचेगा? RO ही बचेगा ना।
इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इन दोनों संरचना में ज्यादा फर्क नहीं है, ये आपका एल्किल ग्रुप वाला है, ये आपका एरिल ग्रुप वाला है, बस इतना ही फर्क है ना। मतलब इसमें कार्बन की एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है और इसमें कार्बन की एक रिंग पाई जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात आती है, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा स्थायी अम्लीय प्रवृत्ति कौन दर्शाता है। सबसे ज्यादा स्थायी अम्लीय प्रवृत्ति कौन दर्शाता है, तो आपको ध्यान में रखना है फिनॉक्साइड आयन। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि मैम आपको कैसे पता चला कि फिनॉक्साइड आयन ही अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा, हमें तो नहीं देख के पता चल रहा। देखो इसके पीछे भी रीजन है। अगर आपको ध्यान हो तो जो बेंजीन रिंग है वो अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर आपका फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन भी आपका अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करेगा, और जब कोई भी चीज अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है तो वो मोर स्टेबल हो जाता है नॉर्मल फॉर्मूले से, ठीक है। कोई भी नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है उससे ज्यादा स्टेबल अनुनादी संरचनाएं होती है, और ये क्यों होता है ये सब कुछ हम 11वीं में अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो देखो इसकी पहले अनुनादी संरचना के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डालती हूँ फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं। क्या है? फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं, ठीक है। तो देखो फिनॉक्साइड आयन की अगर हम अनुनादी संरचनाओं के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले होता क्या है, देखो ध्यान देना। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, इसको बना लेती हूँ। तो देखो यहाँ पर ये है मेरे पास फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन बोलूंगी मैं, यहाँ पर फिनॉल नहीं है, ये है मेरे पास फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। मैं ना पहले ऐसे करती हूँ कि 5 फिनॉक्साइड आयन की संरचना बना लेती हूँ, ठीक है। पहले आप इजी तरीका बता देती हूँ, पहले आप 5 के 5 बेंजीन रिंग जो है इस तरीके से व्यवस्थित कर दीजिए, ठीक है। 1 2 बन गया यहाँ पर हमारे, ये बन गया तीसरा, देन चौथा, और देन सबसे लास्ट में हमारा 5वां, ठीक है। तो देखो ये तरीका होता है कि आप कम टाइम के अंदर सही बता दो। अब यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ O, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑक्सीजन। देखो ये चीज सभी में सिमिलर है तो मैंने ये चीज लिख दी है। अब बात आती है कि जब हम अनुनादी संरचनाओं के बारे में बात करेंगे ना तब हम इसको ऐसे शो नहीं करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि बॉन्डिंग की शिफ्टिंग होती रहती है। किसकी शिफ्टिंग होती रहती है? बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होती रहती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरीके से बेंजीन रिंग को बना लिया है, ठीक है। चलो इतना ही पहले बनाना है, इससे ज्यादा नहीं बनाना। अब होगा क्या हम देखते हैं। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कहा कि जब अनुनादी संरचनाएं हम पढ़ते हैं होता क्या है, जो माइनस चार्ज है ना इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। ये जो माइनस चार्ज है ये आ जाएगा इस बंध के पास। ये माइनस चार्ज जैसे इस बंध के पास आ जाएगा तो आपको पता है माइनस का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए? देखो आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं बंध। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है इसका मतलब क्या है? दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या कि जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, इस बंध का इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है। देखो इसमें एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास ही है, लेकिन इसने हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसकी वो कमी हो गई और वह H+ के रूप में बाहर निकल गया। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए? ऑक्सीजन पे आ गए। तो इस कारण इस ऑक्सीजन पे आ जाता है माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाता है प्लस चार्ज। क्लियर होगी बात? आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है और इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी है। क्लियर होगी? अब देखो यहाँ पर जैसे ही ये वाला आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा इस ऑक्सीजन के साथ ये जो यहाँ पर है डबल बॉन्ड बन जाएंगे। जैसे आप अनुमान करो कि यहाँ पे जैसे ये माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर एक टाइप से डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड बन गया तो यहाँ पे जो कार्बन उपस्थित है इसकी संयोजकता 5 हो गई ना 5। देखो यहाँ पे जो कार्बन है अब 1 2 3 4 तो बन गई, पहले से बना रहा है।
अगर ये माइनस वाला बंद भी इधर खिसक गया, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके पास खिसक गया, 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंद बनता है, यहाँ पर एक और बंद बन जाएगा, यानी कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी। एक बात याद रखना, कभी भी कार्बन की संयोजकता 5 नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता 5 नहीं हो सकती, तो हाथों हाथ ये 7 वाला जो बंद है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हाथों हाथ 7 वाला जो बंद है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर बंद बन जाएगा। यानी नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पर आपका क्या हो गया, एक बंद बन गया, इस तरीके से बन गया बंद, और जो माइनस चार्ज है वो कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज। बात समझ आई, ठीक है। देखो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज था, ठीक है, माइनस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गई। डबल बॉन्ड बनने के कारण यहाँ वाले कार्बन की संयोजकता 5 हो रही थी, इसलिए 7 वाले कार्बन का बंद जो है वो यहाँ खिसक गया, तो यहाँ आ गया माइनस चार्ज। तो ये वाला बंद तो खत्म हो गया ना, क्योंकि ये वाला बंद यहाँ खिसका है। आई थिंक बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो आपके पास अब कौन कौन से बॉन्ड बचे हैं, ये 2 बॉन्ड बचे हैं, ठीक है, आपके पास ये 2 बॉन्ड बचे हैं। तो अब इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे यहाँ पर फिलहाल कोई चार्ज नहीं होगा। वैसे तो एक टाइप से देखा जाए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो आप प्लस चार्ज बोल सकते हो, ठीक है। फिलहाल आप एक बार इसको मत लिखो, हम इसको लास्ट में देख लेंगे, आप बस इतना ध्यान में रखो। अब उसके बाद देखो क्या होता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अब अनुनाद दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये किसी भी पोजीशन को स्थायी नहीं कर रहे, ये अनुनाद दिखाया जा रहा है, मतलब बॉन्डिंग की शिफ्टिंग होती जाती है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर एक बंद की फॉर्मेशन होगी, समझ आ रही है बात। ये वाला माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ एक बंद की फॉर्मेशन होगी। जैसे यहाँ पर एक बंद की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ वाले कार्बन की संयोजकता हो जाएगी 5, और यहाँ वाले कार्बन की संयोजकता 5 होने के कारण 7 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, समझ आएगी बात। और ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाए हुए था ही, तो ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड रहेगा, पर माइनस चार्ज कहाँ शिफ्ट हो चुका है, माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो चुका है। बात समझ आ रही है, क्योंकि माइनस चार्ज पहले यहाँ गया था, यहाँ माइनस चार्ज ने डबल बॉन्ड बना लिया, तो डबल बॉन्ड बना लिया तो 7 वाले कार्बन की संयोजकता हो गई 5, मतलब यहाँ आ गया आपका बॉन्ड। अब यहाँ पे माइनस वाला यहाँ चला गया, आ गया डबल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन की जो संयोजकता है वो इस अकॉर्डिंग, देखो इस हिसाब से हो रहा है ना काम, इस हिसाब से हो रहा है। ये वाला बॉन्ड इधर खिसक गया, इधर आ गया माइनस, माइनस वाला बॉन्ड इधर खिसक गया, इस पर आ गया डबल बॉन्ड, तो इस वाली कार्बन की संयोजकता कितनी होने लगी, 5। जैसे ही 5 होगी तो कार्बन की संयोजकता 5 कभी नहीं हो सकती, तो ये वाला बॉन्ड खिसक के यहाँ चला गया, यहाँ आ गया माइनस चार्ज। क्लियर होती है बात। अब ये देखो ये बॉन्ड आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब दोबारा ये वाले बॉन्ड आगे भी खिसकेंगे, इस तरीके से खिसकते जाते हैं, ठीक है। तो अब ये बंद जो है ये यहाँ चला जाएगा, जैसे ये बंद यहाँ पे जाएगा तो इस वाले कार्बन की संयोजकता हो जाएगी 5, तो ये वाला बंद के इलेक्ट्रॉन चला जाएंगे यहाँ पर। यानी अब क्या होगा, माइनस चार्ज कहाँ गया, माइनस चार्ज आ गया आपके यहाँ पर। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड था, ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना है। लेकिन बंद कहाँ कहाँ है, अब बंद आपका एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो ये जो अनुनादी वाला स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है नहीं, हम पहले कवर कर चुके हैं, बट यहाँ पर ये फिनोक्साइड की अनुनादी संरचना है तो बताना जरूरी था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका आ गया माइनस चार्ज, ठीक है। अब ये माइनस चार्ज अगेन कहाँ जाएगा, हम इसको रेड मार्कर से शो करते हैं। ये माइनस चार्ज अब जाएगा यहाँ पर, जैसे ही माइनस चार्ज यहाँ गया तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनने लग गया, बॉन्ड की फॉर्मेशन होने लगी। जैसे यहाँ पर एक बंद बनने लग जाएगा, इस वाले कार्बन की संयोजकता होने लग जाएगी 5, तो 7 वाला बॉन्ड जो है वो आगे खिसक जाएगा। यानी लास्ट में हमें रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा, रिजल्ट के रूप में मिलेगा कि यहाँ एक बंद है, यहाँ एक बंद है, यहाँ एक बंद है। ये वाला माइनस चार्ज यहाँ बंद के रूप में आ गया, जैसे यहाँ पर बंद बना तो 7 वाला बंद चला गया ऑक्सीजन पर और ऑक्सीजन पे आ गया माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये थी आपकी फिनोक्साइड की अनुनादी संरचनाएं। अब आप देख सकते हो क्या हमारा जो अल्कोहल था जिसमें कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बन रही थी, क्या वो इस तरीके से अनुनादी संरचना बना पा रहा था? आपको कि मैम नहीं बना पा रहा था। अनुनादी संरचना इनमें प्रदर्शित होती है बेंजीन रिंग में इतनी बड़ी। तो देखो यहाँ पर इससे ये बात साफ
क्लियर होता है कि दोनों में से कौन ज्यादा अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, तो फिनॉक्साइड आयन सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। बात समझ आई? ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, बहुत जल्द रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन की एनर्जी संरचना में क्या था? देखो, सबसे पहले आपने फिनॉक्साइड आयन लिया, फिनॉक्साइड आयन लेने के बाद ये माइनस चार्ज शिफ्ट हो गया यहाँ पर, जैसे ही माइनस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, तो इस कार्बन की संयोजकता 5 होने लग गई, तो हाथों हाथ ये साथ वाला जो इलेक्ट्रॉन जो बंध है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ वाला बंध खत्म हो गया, यहाँ पर एक नए बंध की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने कहा था प्लस चार्ज आ सकता है, प्लस चार्ज नहीं आ सकता। कि प्लस चार्ज तब आता है जब कोई भी उदासीन परमाणु अपने से इलेक्ट्रॉन देता है। अगर किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, उसके ऊपर माइनस चार्ज है और वो उसी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ना, तो उदासीन परमाणु के खुद के इलेक्ट्रॉनों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ आई बात? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं समझा देती हूँ कि यहाँ पर मैंने ले लिया सोडियम, जैसे मान लो मैंने ले लिया सोडियम। ठीक है, आप सभी को पता है सोडियम 11 नंबर पे आता है, सभी को पता है सोडियम 11 नंबर पे आता है। और सोडियम क्या करता है? स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये क्या करता है? Na+ की फॉर्मेशन करता है। अब इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया। अब ये था उदासीन परमाणु, अब उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो जाके आया है प्लस चार्ज। अब उदासीन परमाणु ले लेती हूँ मैं क्लोरीन। क्लोरीन के पास होता है 17 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास ये ऑप्शन होता है कि आप एक इलेक्ट्रॉन लेके स्थायी हो जाओ, ये 7 इलेक्ट्रॉन निकाल के स्थायी हो जाओ, तो एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान रहेगा ना। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसके ऊपर आ जाता है Cl-, यानी इसके पास हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कोई भी उदासीन परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो आएगा प्लस चार्ज, कोई भी उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो आ जाएगा माइनस चार्ज। लेकिन कोई भी परमाणु जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे मान लो मेरे पास आ गया Cl-, अब इसने क्या कर दिया अब इसने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इस पे प्लस चार्ज आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के कारण इसने उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, लेकिन पहले से इसके पास 17 थे तो अब वापस 17 ही हुए ना। अगर इसके 17 के 16 हो जाते इलेक्ट्रॉन तो उस पे प्लस चार्ज आ जाता। बात समझ आई? ऐसे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज था, इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन लिए थे, इसने उसी बाहर से लिए हुए इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसमें कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो ये आपका प्लस यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी कोई मिस्टेक हो गई उस टाइम। तो अब देखो यहाँ पर, हाँ अपने रिपीट कर रहे थे, देन क्या हुआ कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे जैसे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे बंध बन जाएगा, यहाँ पे बंध बन जाएगी तो इस कार्बन की संयोजकता हो जाएगी 5, तो साथ वाले बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस रूप में यहाँ आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ बंध की फॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये माइनस चार्ज गया यहाँ पर एक बंध बनने लग जाएगा, इस कार्बन की संयोजकता 5 ना हो जाए, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन हाथों हाथ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हो गया ये। और सबसे लास्ट में क्या होता है कि ये वाला जो आपको माइनस चार्ज है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है एज ए बॉन्ड की फॉर्म में, तो ये वाला बंध जो है वो खिसक जाता है आगे तक, कार्बन की संयोजकता 5 ना हो जाए। तो ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ ले कि आप बताओ कि फिनॉल या अल्कोहल दोनों में से अम्लीय प्रकृति किसकी सबसे ज्यादा है, तो आप बताओगे कि सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति कौन दर्शाता है? आपका फिनॉल। किसकी तुलना में? अल्कोहल की तुलना में। रीजन, क्योंकि ये अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्रदर्शित करता है। अनुनादी संरचना द्वारा अधिक स्थायी है। कौन? फिनॉल। कौन है ज्यादा स्थायी? फिनॉल। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फिनॉल, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो सको। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आप लोग एक पढ़ोगे माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, या फिर से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो हमारी फिनॉल की अम्लीय प्रकृति है ये घटती भी है बढ़ती भी है। अब आप बोलोगे मैम ये घटती क्यों है, ये बढ़ती क्यों है? देखो, इसके साथ जुड़ने वाले जो ग्रुप है ये उस पर डिपेंड करता है कि अम्लीय प्रकृति कम होगी
या अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी। ठीक है, अब समझना एक चीज को। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, पहले तो मैं लिखती हूँ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, यानी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ -I इफेक्ट वाले समूह। कौन से समूह? -I इफेक्ट वाले समूह। अब बात आती है कि -I इफेक्ट वाले समूह कौन से होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्या होते हैं? सॉरी, देखो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन का आकर्षण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कहा जाता है, या फिर -I इफेक्ट वाले समूह कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे नाइट्रो, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे नाइट्रो हो गया तो वो एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, एक -I इफेक्ट वाला समूह है। एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, एक दूसरा क्या होता है आपका, यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, जिसे हम बोल सकते हैं +I इफेक्ट समूह, +I इफेक्ट। ठीक है, देखो अब बात आती है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं अपने से दूर, वो होते इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। देखो दोनों नाम बहुत इजी हैं। एक तो है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा आता है? माइनस आवेश। जो माइनस आवेश को खींचेगा वो माइनस इफेक्ट प्रदर्शित करेगा, -I इफेक्ट प्रदर्शित करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा, यानी माइनस को दूर भेज रहा है, तो यानी वो खुद प्लस वाला हुआ। ठीक है, खुद इलेक्ट्रॉन को दूर भेजने का काम कर रहा है। इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं कर रहा, यानी वो प्लस को पसंद कर रहा है, इसलिए इसमें +I इफेक्ट आता है लिखा हुआ। ठीक है, तो आई थिंक मे बी आप समझ आ रहा होगा आपको सारा, तो मैं यहाँ पर समझा देती हूँ आपको। देखो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास फिनॉल है, मेरे पास क्या है? फिनॉल। अब इस फिनॉल में ऑर्थो पे या पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाए। एक तो मैंने लिख दिया सिंपल फिनॉल, एक मैंने लिख दिया इस तरीके से ऑर्थो पे जुड़ा हुआ नाइट्रो ग्रुप, और एक मैंने लिख दिया इस तरीके से ऑर्थो व पैरा पर जुड़ा हुआ नाइट्रो ग्रुप। अब हम तीनों में कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति कौन दर्शाएगा। ठीक है, तो पहले इस चीज को अच्छे से समझना। और अब आप पहले तो बात मेरी ये सुनना ध्यान से कि जो मेरा नाइट्रो समूह है वो मैंने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही क्यों शो किया, क्योंकि हम जब भी अनुनादी संरचनाएं पढ़ते हैं तो माइनस चार्ज या तो ऑर्थो पे आता है या फिर पैरा पे, या तो ऑर्थो पे आता है या फिर पैरा पे, मेटा पे नहीं आता। इस कारण से जो हमारे ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो या पैरा पे आके ही जुड़ते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात आती है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति कौन दर्शाते हैं, तो पहले सुनना। तो अब हम कंपेयर करके बताएंगे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, कौन कम अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। ठीक है, वैसे तो इस उत्तर आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो अम्लीय प्रकृति है, अम्लीय प्रकृति है वो समानुपाती है -I इफेक्ट के। ठीक है, एक बार इस चीज को देख लो फिर मैं समझाती हूँ। और अगर मैं यहाँ पे एल्किल ग्रुप की बात करती हूँ तो यहाँ पर ये मेरा हो गया फिनॉल, और मैं कोई भी एल्किल ग्रुप ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया बेंजीनिंग, ये ले लिया मैंने फिनॉल, यहाँ पे मैंने ले लिया CH3। ठीक है, और एक बार मैं इसको ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, ज्यादा इजी भी लगेगा, ज्यादा समझ भी आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना, धीरे धीरे सब कुछ समझ आएगा, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब अगर हम बात करें अम्लीय प्रकृति के बारे में, तो अम्लीय प्रकृति जो होता है वो +I इफेक्ट के होता है व्युत्क्रमानुपाती। अम्लीय प्रकृति +I इफेक्ट के होता है व्युत्क्रमानुपाती। अब चलो, अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, यानी अब हम बात करेंगे
ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है? देखो सीधे रटाने का मतलब नहीं है, मैं आपको रीजन समेत बताऊंगी होता क्या है। देखो यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, ठीक है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग जितनी ज्यादा मजबूत होएगी, इन दोनों के बीच में आकर्षण जितना तेज होगा, उतना ही हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करना मुश्किल होगा। ये तो सिंपल सी बात हुई ना कि इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग जितनी ज्यादा मजबूत है, दोनों के बीच में बंध जितना मजबूत है, हाइड्रोजन को निकालना उतना ही मुश्किल है। और हाइड्रोजन को बाहर निकालना जितना मुश्किल होगा, उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही कम होगी। बात समझ आई? ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, देखो, और अगर कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जिससे इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग कमजोर हो जाए, अगर दोनों के बीच की बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी तो हाइड्रोजन को निकालना आसान हो जाएगा, और हाइड्रोजन को निकालना आसान हो जाएगा तो हमारा जो अम्लीय प्रकृति है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये दोनों बात क्लियर रखना मन में, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब ये तो हमारे पास नॉर्मल फिनॉल है। अब यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है। नाइट्रो ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को, इनके बेंजीन के या फिनॉल के फिनोक्साइड आयन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अब देखो, अगर नाइट्रो ग्रुप इस बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो ऑक्सीजन भी तो एक विद्युत ऋणी परमाणु है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, लेकिन नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा पावरफुल बैठा है। अगर जो इलेक्ट्रॉन का मान है, उसका इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है, उसको नाइट्रो ग्रुप ने क्या किया, कम किया, क्योंकि नाइट्रो जो है वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा विद्युत ऋणी है। तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा विद्युत ऋणी है तो ये क्या करेगा, इससे यहाँ तक की जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, डेंसिटी है जो इलेक्ट्रॉन की, उसको अपनी तरफ खींचेगा। अब अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पे जो विद्युत ऋणात्मकता का मान था वो एक टाइप से कम हुआ। अब वो एक टाइप से कम हुआ तो अपने ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो आकर्षण था वो पहले से कमजोर हो गया ना, क्योंकि ये जितना ज्यादा माइनस का गुण रखेगा उतना ही ज्यादा ये प्लस को आकर्षित कर सकता है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, आकर्षण है। हाइड्रोजन प्लस के रूप में और ऑक्सीजन माइनस के रूप में होता है और दोनों बहुत ही अच्छे से बंध बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ने आकर इनके जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसको अपनी तरफ खींच लिया, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इधर के जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, बेंजीन रिंग पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कम होने लग जाएगा। कम होने लग जाएगा तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो कमजोर हो जाएगी। बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी तो हाइड्रोजन को बाहर निकालना आसान हो जाएगा, जिससे फिनॉल की तुलना में इसका अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, ज्यादा। फिनॉल की तुलना में नाइट्रो के बारे में अगर हम बात करें, जिसमें एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसकी अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा हो जाएगी। अब कंपेयर करते हैं कि अगर दो नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो तो दो नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिस कारण से बेंजीन पे जो इलेक्ट्रॉन घनत्व था वो पहले की तुलना में और कम हो गया। इलेक्ट्रॉन घनत्व और कम हो जाएगा तो जो बॉन्डिंग है इनके बीच में वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। बॉन्डिंग जितनी ज्यादा कमजोर होगी, हाइड्रोजन उतनी ही आसानी से बाहर निकलेगा, और हाइड्रोजन जितनी आसानी से बाहर निकलेगा वही उसकी अम्लीय प्रवृत्ति को बताएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति कौन दर्शाएगा, जिस फिनॉल में दो नाइट्रो ग्रुप है। उससे कम अम्लीय प्रवृत्ति कौन दर्शाएगा, जिस फिनॉल में एक ही नाइट्रो ग्रुप है। और सबसे कम अम्लीय प्रवृत्ति कौन दर्शाएगा, इन तीनों में फिनॉल। समझ आ गई बात। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह में बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह का काम क्या होता है, देखो यहाँ पर आपका ये एक एल्किल ग्रुप है और ये क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा तो दोनों के बीच का जो आकर्षण है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये जितना ज्यादा नेगेटिव फॉर्म में होगा ये पॉजिटिव को उतना ही ज्यादा आकर्षित करेगा। तो दोनों के बीच में जो आकर्षण है वो उतना ही तेज हो जाएगा, जो आकर्षण है वो उतना ही मजबूत हो जाएगा। आकर्षण जितना मजबूत होगा, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को बाहर निकालना उतना ही मुश्किल होगा। अब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को बाहर निकालने में, हाइड्रोजन को अलग करने में जितनी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही घट जाएगी। नॉर्मल सी बात है ना, हाइड्रोजन निकालने में जितनी मुश्किल होगी, अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही
कम होगी। और ऐसा कब होगा? जब प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ जाएगा तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति कौन दर्शाएगा? फिनॉल। समझ आई बात? अब अगर इन दोनों में कंपेयर करें, इसमें दो आपके पास क्या है? प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, यानी दो एल्किल ग्रुप है। अब यहाँ पर दो एल्किल ग्रुप क्या करेगा? बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। अगर दो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हैं और दोनों ने इलेक्ट्रॉन दिया तो बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये और भी ज्यादा बढ़ने के कारण क्या होगा कि इनके बीच की बॉन्डिंग और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बॉन्डिंग जितनी मजबूत हो जाएगी, हाइड्रोजन को बाहर निकालना मेरे लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और हाइड्रोजन अगर बाहर निकालना मुश्किल है तो अम्लीय प्रवृत्ति वहां क्या हुई? कम हुई। क्लियर होगी बात? अगर आपको एक क्रम से दे दिया जाए, एक प्लस आई इफेक्ट वाला दे दिया जाए, एक माइनस आई इफेक्ट वाला दे दिया जाए और एक फिनॉल दे दिया जाए तो सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति किसकी होगी? तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा लिख देती हूँ कि सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति होगी प्लस आई इफेक्ट की। सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति किसकी होगी? प्लस आई इफेक्ट की। उससे कम किसकी होगी? नॉर्मल जो हमारा फिनॉल है, नॉर्मल जो हमारा फिनॉल है उसकी। और सबसे कम अम्लीय प्रवृत्ति किसकी होगी? प्लस आई इफेक्ट की। तो ये था हमारा छोटा सा समय सा जो हमने इतना समझा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट और आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और मुझे बताना कमेंट करके कि आपको कुछ समझ आ रहा है या कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बेझिझक डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।